हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा एक नया टॉपिक है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फोर्थ ईयर के यूनिट 6 में नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये भी एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया में चलाया जाता है ताकि ब्लाइंडनेस के इंसिडेंट्स में कमी लाया जा सके। ठीक है, ब्लाइंडनेस एक ऐसा हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि बॉडी के दूसरे तरीके के ग्रोथ को भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। और अगर देखा जाए तो हिस्ट्री अगर देखा जाए ब्लाइंडनेस का हिस्ट्री इंडिया में, तो जब से आज़ाद हुआ है इंडिया तब से इसमें लगातार जो इसके अचीवमेंट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम इंडियन गवर्नमेंट के जो ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम के कारण से काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर इसमें अचीवमेंट गेन किया गया है। ठीक है, तो प्रिवलेंस अगर देखा जाए तो पहले से बहुत कम हो चुका है, जिसको कि गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि ऑलमोस्ट ज़ीरो से भी कम 2020 तक ले आना है। ठीक है, तो अपन देखेंगे ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। सबसे पहले देखना ये बात है कि ब्लाइंडनेस का कारण क्या है इंडिया में। सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस का कारण जो है वो आमतौर पे कैटरेक्ट के कारण से होता है, या रिफ्लेक्टिव एरर के कारण से होता है, ग्लूकोमा के कारण से होता है, या कभी कभी किसी प्रकार के एक्सीडेंट्स के कारण से होता है, और भी ढेर सारे छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस या तो फिर छोटे मोटे रिफ्लेक्टिव डिजीज़ेस हैं जिसके कारण से ब्लाइंडनेस होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है ब्लाइंडनेस इंडिया में वो है कैटरेक्ट। ठीक है, और जैसे कि आप सभी को पता है कि कैटरेक्ट जो है वो आसानी से क्या है, क्यूरेबल है। ठीक है, तो अगर हम लोग कैटरेक्ट के पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनको एडिक्वेट ट्रीटमेंट दे देते हैं, कैटरेक्ट ऑपरेशन कर देते हैं उनका, तो क्या होगा, ब्लाइंडनेस के प्रिवलेंस को ऑटोमेटिकली हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1976 as a 100% centrally sponsored scheme with the goal to reduce the prevalence of blindness from 1.4% to 0.03%। ठीक है, 1976 से चालू है, बहुत सालों से चल रहा है। ठीक है, इससे पहले भी चलता था लेकिन वो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में नहीं चलता था, बल्कि गवर्नमेंट के रूटीन ऑपरेशंस में चलता था, अलग से इसके लिए प्रोग्राम नहीं था। ठीक है, ढेर सारे एनजीओज़ के द्वारा और गवर्नमेंट के रूटीन ऑपरेशंस के जरिए चलता था। लेकिन 76 में इसके नीड को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने हेल्थ प्रोग्राम बना दिया ताकि इसको और इफ़ेक्टिव तरीके से इंडिया में डील किया जा सके, जो कि पूरी तरीके से 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से फंडेड प्रोग्राम था, जिसमें कि टारगेट रखा गया कि जो इसका प्रिवेलेंस रेट है ब्लाइंडनेस का, उसको 1.4% जो अभी 1976 के टाइम पे था उसको कम करके कितना कर दिया जाए, 0.3%, 0.3%। ठीक है, एज पर द सर्वे इन 2001-2 प्रिवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस इज एस्टिमेटेड टू बी 1.1%। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो लगभग 27-28 साल ये NPCB प्रोग्राम चला, लेकिन फिर भी जो इसके टारगेट है वो अचीव नहीं किए जा पाए। ठीक है, नहीं कर पाए गवर्नमेंट ने। जो प्रिवलेंस पहले उसका 1.4% था वो कम होकर केवल 1.1% तक ही आ पाया। ठीक है, 2001 और 2 के सर्वे में। रैपिड सर्वे ऑन अवेलेबल ब्लाइंडनेस कंडक्टेड अंडर NPCB ड्यूरिंग 2006 and 7 शो रिडक्शन इन द प्रिवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस फ्रॉम 1.1 2001 to 1% बाय 2006-7। अगेन देखा जाए तो स्लाइट चेंजेस देखने को मिला 2001 के सर्वे और 2006-7 के सर्वे में। 1.1 जो था 2001-2 में वो 1% आ गया 2006-7 में। ठीक है, वेरियस एक्टिविटीज़ इनिशिएटिव्स undertaken during the 5-year plan under NPCB are targeted towards achieving the goal of reducing the prevalence of blindness to 0.3 by 2020। वही टारगेट जो हम लोगों ने लगभग 76, मतलब अगर 2020 के टारगेट से अगर तुलना किया जाए तो लगभग 45 ईयर पुराना टारगेट है ना, 46 ईयर पुराना टारगेट को ही अभी फिर से रखा गया है टारगेट को, कि हमको प्रेवलेंस जो है वो 0.3% तक रिड्यूस करना है बाई ईयर 2020। ठीक है, लेकिन जैसे ही है 2020 आया, देखने को ये मिला कि अभी क्या हो गया है, कोविड। ठीक है, कोविड-19 के कारण से गवर्नमेंट ने स्टैंडिंग प्रोटोकॉल बना दिया था कि अप्रैल मई जून
ये सब में और जुलाई के 3rd वीक तक जो है कि कैटरेक्ट के सर्जरी पे बैन कर दिया गया था, ठीक है, जिसके कारण से ढेर सारे बैकलॉग केसेस बच गए थे। तो मैं सोचता हूँ कि इस बार फिर से हमारे ये जो टारगेट है 0.3% का, ये कुछ साल के लिए फिर आगे बढ़ा दिया जाएगा शायद, क्योंकि ये टारगेट को अचीव कर पाना इस कोविड कंडीशन में बहुत मुश्किल है, ठीक है। देन है नेक्स्ट है प्रिवलेंस रेट ऑफ ब्लाइंडनेस एंड टारगेट्स, ठीक है। 2001 के सर्वे में प्रिवलेंस था 1.1%, देन 2006-7 के परसेंट उसमें था 1%। करंट सर्वे इन प्रोग्रेस, ठीक है, जो 15 से 18 तक का सर्वे है वो प्रोग्रेस में है, जिसमें कि जो प्रिवलेंस रेट ऑफ ब्लाइंडनेस है वो रिड्यूस काफ़ी दिख रहा है 0.45% तक, ठीक है। देन टारगेट रखा गया है प्रिवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस 2020 तक 0.3% तक। अब आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। बेसिकली ये है कि 1976 में लॉन्च हुआ था ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, जिसमें टारगेट रखा गया था, गोल रखा गया था, जो करंट प्रिवलेंस रेट है ब्लाइंडनेस का 1.4% को रिड्यूस कर देना है 0.3% तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन मेन कॉजेस ऑफ ब्लाइंडनेस क्या क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मैं पहले आप लोग को बताया था कैटरेक्ट, देखिए कैटरेक्ट का वह रेशियो परसेंटेज कितना ज़्यादा है। कैटरेक्ट के कारण से 62.6% लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, ठीक है। और अगर कैटरेक्ट के पेशेंट को हम आसानी से आइडेंटिफाई करें, स्क्रीन करें कम्युनिटी में कैटरेक्ट के पेशेंट को, फील्ड वर्कर, तो और इनको लेके आएँ हॉस्पिटल तक ट्रीटमेंट कराएं, तो आसानी से ये रेट को कम किया जा सकता है, ठीक है। यानी रिफ्लेक्टिव एरर 19.70%, अगेन एक बड़ा कॉज रिफ्लेक्टिव एरर है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव एरर में भी 90 से ज़्यादा % केसेस में आसानी से ट्रीटमेंट आज के डेट में अवेलेबल है, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, ठीक है। देन है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस 0.90%, ग्लूकोमा 5.80%, ठीक है। अगेन एक नया ज़्यादा प्रॉब्लम वाला चीज़ आ रहा है, ग्लूकोमा के कारण से भी 5.80% लोग ब्लाइंडनेस की तरफ जा रहे हैं। ये भी प्रिवेंटेबल है, काफ़ी हद तक ये भी प्रिवेंटेबल है। देन है सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन 1.20%, कभी कभी सर्जरी फेल हो जाती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आप लोगों को भी पता होगा कि महासमुंद में अराउंड 2013 या 14 में एक बार हुआ था, जिसको कि आँख फोड़वा कांड के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था वो, ठीक है। जिसमें कि जो सर्जरी के बाद पेशेंट थे, मेरे ख्याल से 13 या 16 पेशेंट थे, उन लोगों में सीवियर इन्फेक्शन हो गया था नेक्स्ट डे से ही, और जिसके कारण से उन लोग ब्लाइंड हो गए थे। देन है पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन, ये है 0.90%। देन है पोस्टीरियर सेगमेंटल डिसऑर्डर 70%, ये भी एक देखा जाए तो ग्लूकोमा के बाद बड़ा कॉज है, पोस्टीरियर सेगमेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है, 4.70%। देन अदर्स में खास तौर पे आता है एक्सीडेंट्स, इंजुरीज एट्सेट्रा, ठीक है, ये है 4.19%। एस्टिमेटेड नेशनल प्रिवलेंस ऑफ चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, लो विजन इन 0.80% पर 1000, ठीक है। तो इतने सारे कॉजेस है ब्लाइंडनेस के। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, नीति आयोग बना के इसको 12 5 ईयर प्लान को ख़त्म करके उसमें नीति आयोग में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे 12 5 ईयर प्लान में? फर्स्ट, टू रिड्यूस द बैकलॉग ऑफ ब्लाइंडनेस थ्रू आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्लाइंड at primary, secondary and tertiary level based on assessment of the overall burden of visual impairment in the country, ठीक है। तो पहला जो सबसे स्ट्रॉन्ग गोल था वो ये था, रिड्यूस करना है बैकलॉग ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है। जो ब्लाइंडनेस के बैकलॉग्स हैं, ठीक है, वो किसी कारण से ब्लाइंड है लेकिन उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, अभी भी, लेकिन वो आसानी से क्यूरेबल है। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। उनको आइडेंटिफाई करें, बड़े पैमाने पे फील्ड वर्कर के द्वारा स्क्रीन कराया जाए कम्युनिटी को, खासतौर पे जो रिस्क ग्रुप में है, ठीक है। रिस्क ग्रुप में सबसे ज़्यादा कौन है, जो डायबिटिक हैं, या ऐसे बच्चे जो कि विटामिन ए डेफिशिएंसी वाले हैं, या ऐसे ओल्ड एज जो कि 60 से अबव एज के हैं, तो ये सारे रिस्क ग्रुप में आते हैं। उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके, कौन से लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर भी मिल जाए, सेकेंडरी पर भी मिल जाए,
और टर्शरी लेवल पर भी मिल जाए, ठीक है। प्राइमरी लेवल पर क्या होता है, रूटीन में कैटरेक्ट ऑपरेशंस नहीं होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर यहाँ पर कैंप करके पेशेंट एक बार जब बल्क में रेडी हो जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या रीजनल लेवल पर डॉक्टर्स को बुला के कैंप करके यहाँ पर कराया जाता है, ठीक है। तो ऐसे तीनों लेवल पर हमको इनका ट्रीटमेंट मिल पाए, ठीक है। सेकेंड गोल है डेवलप एंड स्ट्रेंथन द स्ट्रेटेजी ऑफ NPCB फॉर आई हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट थ्रू प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर सर्विसेज एंड क्वालिटी सर्विसेज डिलीवरी, ठीक है। डेवलप करना है और स्ट्रेंथ देना है। क्या चीज़ को स्ट्रेंथ देना है, स्ट्रेटजीज ऑफ NPCB, ठीक है। जो भी इसके स्ट्रेटजी बनाए गए हैं उसको स्ट्रेंथ देना है, जिसमें कि खासतौर पर आई हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, प्रिवेंशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है। अगर विजुअल इम्पेयरमेंट है उसको क्या करना है, हमको प्रिवेंट करना है, क्योंकि यही आगे क्या जाता है, ब्लाइंडनेस की तरफ जाता है। थ्रू प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर प्रोवाइड करना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर में सिर्फ पेशेंट को खोजो, ट्रीटमेंट करो, वापस भेज दो नहीं होता है, बल्कि शुरू से अवेयरनेस, कम्युनिटी अवेयरनेस से स्टार्ट होता है, ठीक है, कि लोगों को आई हेल्थ के लिए अपन ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करके रखें। फिर चालू होता है इसमें स्क्रीन करना है बड़े पैमाने पे और आइडेंटिफाई करना है कि किन किन लोगों को दिख रहा है ऐसा प्रॉब्लम आई वाला, ठीक है। फिर उनको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको रिफ़र करना है, चेकअप करवाना है, अगर उनको रिक्वायर्ड है किसी प्रकार का ऑपरेशन तो उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसके ज़रिए अपन कॉम्प्रिहेंसिव केयर देते हैं। उसके अलावा फॉलोअप भी, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कैटरेक्ट ऑपरेशन अच्छे सक्सेसफुली हो जाता है, उनको 3-4 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन उनको बताया जाता है कि क्या क्या प्रिकॉशंस रखना है, लेकिन उन लोग उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते, जिसके कारण से अगेन आई इन्फेक्शन हो जाता है। देन थर्ड, स्ट्रेंथनिंग एंड अपग्रेडेशन ऑफ RIOs, रीजनल इंस्टीट्यूट्स, टू बिकम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वेरियस सब स्पेशलिटीज़ ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। जितने भी संभाग स्तर पर, रीजनल स्तर पर जितने भी हेल्थ सेंटर्स फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, और ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग करना है और अपग्रेड करना है, ठीक है। वो अपग्रेडेशन हो सकता है कि वहाँ पर स्पेशलिस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन बहुत अच्छे स्किल्ड हों, ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना या ढेर सारे मशीनरी एंड इक्विपमेंट डेवलप करना, ठीक है। सब लेवल पर हमको RIOs को क्या करना है, स्ट्रेंथ करना है, ताकतवर बनाना है, उसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है और उनको अपग्रेड भी करना है। देन स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग एंड डेवलपिंग एडिशनल ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। अगेन फिर से क्या आ गया, स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग एंड डेवलपिंग एडिशनल ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर से क्या करना है, स्ट्रेंथ करना है। फिर से कौन को स्ट्रेंथ करना है, एग्जिस्टिंग जो भी काम कर रहे हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो या कोई भी लेवल पर हो, लेकिन फोकस जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो भी आई यूनिट काम कर रहा है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ करना है और ज़्यादा आगे बढ़ाना है, ह्यूमन रिसोर्सेज वहाँ पे बढ़ा देने हैं, ठीक है, सारे कंट्री के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे। फिफ्थ, टू एनहेंस कम्युनिटी अवेयरनेस ऑन आई केयर एंड ले स्ट्रेस ऑन प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एनहेंस करना है कम्युनिटी अवेयरनेस। जब लोग जागरूक होंगे तो अपने आई के लिए वो लोग खुद सामने आके ट्रीटमेंट के लिए आगे आएंगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट अवेयरनेस करना है आई केयर के लिए, और स्ट्रेस किस में देना है, ऑन प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, कैटरेक्ट के सबसे बड़े कारण हैं, कैटरेक्ट जो है सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण से उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करके, ठीक है। जब कैटरेक्ट अगर ट्रीटेबल नहीं रहेगा, अगर बहुत समय तक डिले हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लाइंडनेस चला जाता है, ठीक है। तो उसको अर्ली स्टेज में ही आइडेंटिफाई करें, तो इसके लिए अवेयर करना है लोगों को। और क्या कर सकते हैं हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि उन लोग विटामिन ए रिच फूड लें, ठीक है। तो ऐसे, और अगर कुछ भी डेंजरस काम है या कुछ है तो प्रोटेक्टिव गियर वो यूज़ करें, ठीक है। जैसे कि सन ग्लासेस हो गए, या तो फिर जो आई प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि वेल्डिंग वाले करते हैं तो आप देखे होंगे कि स्पेशल उनके लिए ग्लासेस आते हैं, ये सब यूज़ करें। देन है इंक्रीज एंड एक्सपेंड रिसर्च फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। रिसर्च, ठीक है, रिसर्च के जरिए क्या है, हम लोग नई नई चीज़ों को खोज के बाहर लाते हैं, ठीक है। तो रिसर्च को आगे बढ़ाते रहना है ताकि इसके कारण को
या इसके ट्रीटमेंट में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं या उसके रिहेबिलिटेशन में प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको और आगे आगे लेके आया जा सके। देन है 7 टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स इन आई केयर। ठीक है, हमको वॉलंटरी जो पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। ठीक है, किनका? वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ढेर सारे एनजीओस हैं या ढेर सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आई के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि आप जब हमारे अपने कॉलेज के बच्चे लोग के लिए बोल रहा हूँ कि वो लोग, आप लोग देखे होंगे कि हमारे एमपीएम हॉस्पिटल में जीवन ज्योति नेत्रालय है। ठीक है, जो कि स्पॉन्सर्ड है साइट एंड सेवर के साइड से। ठीक है, छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में, इंडिया में, वर्ल्ड में बहुत जगह पे साइट एंड सेवर जो है वो ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन के लिए ना सिर्फ फंड दे रही है बल्कि ह्यूमन रिसोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब चीज़ कर रही है। आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पर पेशेंट लोगों को फील्ड वर्कर खोज के लेके आते हैं, हॉस्पिटल की ही गाड़ी में वो लोग आते हैं, उनको वहाँ रुकाया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, सर्जरी किया जाता है, 2 दिन तक उनको पूरा ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके बाद वापस उनके घर तक छोड़ा जाता है, फिर उसके बाद फॉलोअप भी किया जाता है। तो ये सब क्या है, इसके लिए फ़ंड कौन दे रहे हैं? एनजीओस, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। और प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को भी इनमें इंक्लूड करना है। कई जगह पे गवर्नमेंट के पास क्या है, खासतौर पर रिमोट एरिया में उनके खुद के हॉस्पिटल में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, अगर हमको कैटरेक्ट सर्जरी वहाँ पर प्लान करना है या स्क्रीनिंग प्रोग्राम लॉन्च करना है वहाँ पर, तो हम बाहर के डॉक्टर से टाई अप करेंगे कि आप एटलीस्ट वीक में 2 बार या वीक में 1 बार या मंथ में 4 बार या 5 बार आप हमारी इस जगह पे हॉस्पिटल में आएंगे, उसके बदले आपको इतना पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रैटेजीज़ हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं जो कि 12 5 ईयर प्लान के लिए रखा गया था। सोचता हूँ आप लोग आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।